कल मिल जाए। आगे करवा दे। तुम दोनों की UHF is connected. बेटा सब लोगों के पास वेव्स की बुक्स हैं। अब तक हमने जनरल फिजिक्स रिवाइज कर लिया, थर्मल हमारा रिवीजन हो गया, सबने नोट्स कंप्लीट कर लिए उसके। बेटा वेव्स चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज। नोट्स खोलें आप लोग सब, जिन लोगों के पास लिखे हुए हैं वहां से भी साथ साथ देखते जाएंगे कि किसी जगह पर ऐसा तो नहीं आपने मिस किया। वेव मोशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स विदाउट द फ्लो ऑफ मैटर, व्हिच मींस कि जब वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते। विदाउट द फ्लो ऑफ मैटर का मतलब है पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहेंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वहीं पर रहते हुए वाइब्रेट करेंगे। दो तरह के वेव मोशंस होते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडिनल या फिर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन कब होगा? जब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव मोशन आपस में पैरेलल होंगे तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन होगा, अदरवाइज इट इज ट्रांसवर्स वेव मोशन। अगर 90 डिग्री पर होंगे तो ट्रांसवर्स, अगर 0 डिग्री पे होंगे, पैरेलल होंगे तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन होगा। इज दिस क्लियर? वेव मोशन की डेफिनेशन बताएं जल्दी से। कितनी तरह के वेव मोशंस होते हैं? कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल किसे कहेंगे? जब वेव मोशन और पार्टिकल्स वाइब्रेशन अगर पैरेलल होंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल, वरना ट्रांसवर्स वेव मोशन होगा। टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसे कहते हैं? अ लाइन दैट इज मेड आफ्टर जॉइनिंग ऑल दी आइडेंटिकल पॉइंट्स इन अ वेव। एक वेव के तमाम आइडेंटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर आप एक लाइन बना देते हैं तो लाइन विल बी कॉल्ड वेव फ्रंट। क्रेस्ट किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव का हाईएस्ट पॉइंट इज क्रेस्ट और ट्रांसवर्स वेव का लोएस्ट पॉइंट इज ट्रफ। कंप्रेशन region in a longitudinal wave where particles are close and pressure is high। क्या हो गया बेटा?
और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं? रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर फार एंड प्रेशर इज लो। एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब जब वेव नहीं आई थी तो पार्टिकल्स कहां थे? वो रेस्ट पोजीशन है। वेव के आने के बाद पार्टिकल्स ने अपने आप को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस, इसको कहते हैं वेवलेंथ। टाइम पीरियड किसे कहेंगे? टाइम टेकन बाय वेव बाय द सोर्स टू जेनरेट वन वेव। एक वेव को जेनरेट करने के लिए सोर्स कितना टाइम ले रही है विल बी कॉल्ड टाइम टेकन। टाइम टेकन निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम टाइम टेकन को डिवाइड कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ वेव से। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। वेरी गुड जयान। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप उल्टा काम करेंगे, विच मींस हम इसमें टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ वेव्स कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वेव्स को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज का मतलब है एक वेव पर सेकंड, ठीक है। एक वेव अगर सोर्स जनरेट करी है 1 सेकंड में तो उसका मतलब है सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज कब होगी? जब 1 सेकंड में 100 वेव जनरेट होंगी तो फिर ये 100 हर्ट्ज होगी। वेव स्पीड निकालने के लिए आपको पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेव स्पीड हो जाएगी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, व्हिच मींस एक फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ। 1 अपॉन टी होता है एफ, तो फिर अगर आप टी की जगह पर 1 अपॉन एफ लिखते हैं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये दोनों वेव स्पीड के फॉर्मूला है। अगर वेवलेंथ और टाइम पीरियड दिया हुआ हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो किसी क्वेश्चन में तो फिर आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हर दफा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, उसके हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। टाइम पीरियड की एक डेफिनेशन और हो सकती है। आपको पता है जब वेव आती है तो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन अ वेव टू ऑसिलेट वंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके अलावा टाइम टेकन की एक और डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर वन वेवलेंथ डिस्टेंस। एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लेगी वेव, वो भी टाइम पीरियड के बराबर ही होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेव सोर्स जनरेट्स 10 वेव्स इन 2 सेकंड्स। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने फॉर्मूला पढ़ा था t अपॉन n, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.2 सेकंड में एक वेव जनरेट हुई है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने उल्टा काम करना है, n अपॉन t करना है। n कितना है? 10, t है 2, 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 5 वेव्स जनरेट हुई हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं अगर एक वेव 0.2 सेकंड में है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 5 वेव्स जनरेट हो जाएंगी। 5 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन दो हैं आपके कोर्स में, वैसे इसके अलावा भी होती हैं, और वो दो प्रॉपर्टीज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और उसको हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग रिपल टैंक। रिपल टैंक की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आती है, ठीक है। और उसमें ये 5 चीजें होती हैं: पावर सप्लाई, लैंप, ऑसिलेटर, ग्लास ट्रे विद वाटर और स्क्रीन। ये 5 चीजें जरूरी है। अच्छा, किसी ने अगर डायग्राम ये वाली नहीं बनाई हुई तो या पिक्चर ले लें और डायग्राम आज जाकर बना लीजिएगा इसको नोट्स में। इसकी एसी डायग्राम भी मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन रिपल टैंक की डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ चुकी भी है, आ सकती भी है, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि आपको नहीं बताया। इसी तरह से डीसी मोटर्स और एसी जनरेटर, इनकी भी डायग्राम मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए आती है। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? बाउंसिंग रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। रिफ्लेक्शन में ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना स्पीड चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और वो भी इस तरह कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने के लिए डायग्राम आती है, मैंने क्वेश्चंस कराते हुए आप लोगों को वो उसकी प्रैक्टिस कराई थी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स दिए हुए हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स किस तरह बनाएंगे। मैं भी वो आपको जब पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब भी सिखा दूंगा। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद रखेंगे, किसे कहते हैं रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव। क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, इसके अलावा वेवलेंथ, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। उसमें भी याद रखना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? इट इज अ बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड करती है। बेंड करने का मतलब है अपनी डायरेक्शन
चेंज करती है। रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? वेव लेंथ चेंज होती है, वेव स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। विच मींस फ्रीक्वेंसी ना रिफ्लेक्शन में चेंज होगी ना रिफ्रैक्शन में चेंज होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन सोर्स। जब तक आप सोर्स चेंज नहीं करते तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेव स्पीड याद रखना हमेशा, डीप वाटर में वेवलेंथ ज्यादा, वेव स्पीड ज्यादा। शैलो वाटर में, शैलो का मतलब पता है ना आप लोगों को, गहरा कम अगर हो तो उसको शैलो कह रहे हैं। डीप का मतलब गहरा पानी। गहरे पानी में वेवलेंथ ज्यादा और स्पीड भी ज्यादा। शैलो वाटर में वेवलेंथ कम और स्पीड भी कम। और इसके अलावा आप एंगल को भी देख सकते हैं, जहां पर वेव स्पीड ज्यादा है, सही है, जैसे डीप वाटर में वेव स्पीड ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा। शैलो वाटर में वेव स्पीड कम है तो एंगल भी कम होगा। तो आप देख रहे हैं एंगल आई और एंगल आर में से बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल आई बड़ा एंगल है क्योंकि वो डीप में है, फास्ट मीडियम में। और एंगल आर छोटा है क्योंकि वो स्लो मीडियम में है, शैलो वाटर में। इज दिस क्लियर? वेवलेंथ आप देख सकते हैं पहले ज्यादा थी, बाद में वेवलेंथ कम हो गई है और डायरेक्शन ऑफ वेव भी चेंज हो गई। इज दिस क्लियर? इस केस में आप देखें कि जो वेव है इट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री टू द सरफेस, या फिर आप कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अगर वेव डायरेक्शन सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होगी तो वेव बेंड नहीं करेगी, विच मींस देखें आप डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं डीप से शैलो में जा रही है तो वेवलेंथ पहले ज्यादा थी, बाद में वेवलेंथ कम हो गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो डायरेक्शन चेंज कब नहीं होती? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो या फिर एंगल विद द सरफेस 90 हो, तो फिर बेंडिंग नहीं होगी, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। हाँ, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज। इस जगह पर आप देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है, तो फिर बेंडिंग होगी या नहीं होगी? होगी। अब मुझे बताएं, शैलो में, स्लो मीडियम में वेवलेंथ कम थी, जब वेव डीप में एंटर हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ ज्यादा, वहां वेवलेंथ ज्यादा, वहां पर एंगल ज्यादा। जहां पर स्पीड कम वहां वेवलेंथ कम, वहां पर एंगल भी कम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और एंगल चेंज कब नहीं होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, मतलब बेंडिंग नहीं होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन अभी हमने पढ़ा था ना कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी पढ़ा था हमने। तो जब हम वाटर वेव के लिए कह रहे हैं कि वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट, तो क्या साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती होगी या नहीं करती होगी? हर वेव रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने प्रूफ करना है कि साउंड वेव आल्सो ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके लिए एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आ सकता है, फिर कहूंगा ये याद रखने हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप नोट्स में लिखते जा रहे हैं ये लिखने के लिए आ भी सकते हैं। और अगर ये लिखने के लिए आते हैं तो कुछ नया नहीं है, जो याद की हुई चीज होगी वो वैसे ही लिखनी होगी, तो इसमें मार्क डिडक्ट नहीं होना चाहिए किसी का। तो हमने लेट्स से हमारे पास देख लें क्या क्या चीज है। हार्ड प्लाईवुड, 2 हॉलो ट्यूब्स हैं, कार्डबोर्ड ट्यूब्स, और एक सॉफ्टवुड है, एक साउंड सोर्स है और एक डिटेक्टर है। आप मर्जी आप डायग्राम ना भी बनाए ना साउंड इसकी स्टॉप वॉच और इस बंदे की, तो आप यहाँ लिखें, यहाँ पर साउंड सोर्स सिर्फ लिख दें। क्या लिखेंगे? साउंड सोर्स। और यहाँ लिख सकते हैं डिटेक्टर। भले आप ना बनाएं तो आप सिर्फ लेबल कर दें कि साउंड सोर्स और डिटेक्टर, ठीक है। सेट अप द apparatus as shown, कीप द साउंड सोर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आपकी मर्जी है, लाइट से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 रख लिया, तो आपने साउंड सोर्स को कितने पे सेट कर दिया? 30 पे। फिर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो कार्डबोर्ड 2 है दूसरा, इसको इंक्रीज करते जाएंगे जब तक आपको लाउड साउंड सुनाई नहीं देती। जैसे लाउड साउंड सुनाई देगी आप एंगल मेजर करेंगे और वो एंगल कितना होगा? 30 ही होगा। जैसे ही एंगल 30 से यहाँ पर 40 करोगे तो यहाँ पर लाउड साउंड 30 पर नहीं मिलेगी, 40 में मिलेगी। तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा और आपको लाउड साउंड उन्हीं एंगल्स पर मिलेगी जिन पर आपने इंसिडेंट साउंड सोर्स को प्लेस किया होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? दिस वाज ऑल फॉर चैप्टर 1। किसी ने चैप्टर 1 से कुछ पूछना है? वेव मोशन क्लियर? कितने तरह के वेव मोशंस होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। वेव फ्रंट किसे कहते हैं? क्रेस्ट किसे कहते हैं? ट्रफ किसे कहते हैं? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, ये सब कुछ पता है। रिपल टैंक की डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है। फिर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर आपने रिफ्लेक्शन में देखा कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। इस तरह चेंज होगी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा।
रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेव स्पीड, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा वहां वेवलेंथ ज्यादा, वहां एंगल ज्यादा, डीप में वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, एंगल ज्यादा होगा। इसी तरह से आपने जब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो बेंडिंग नहीं होगी। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। फिर फाइनली आपने पढ़ लिया कि जब तमाम वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं तो फिर साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वी हैव टू प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आ सकता है, कार्डबोर्ड ट्यूब है, साउंड सोर्स है, डिटेक्टर है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, और ये प्रूव करेगा कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट। इज दिस क्लियर? ये सब कुछ आपने याद रखना है, चैप्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग थी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज साउंड। यस, ये रही इजी डायग्राम। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है कैसे पता? नॉर्मल भी यहीं पर है जहां पर इंसिडेंट रे है। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं नॉर्मल है, ये रहा इंसिडेंट रे। यहाँ एंगल बना ही नहीं सकते आप क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव आ रही है उसी पर नॉर्मल है। इसको कहते हैं 90 डिग्री विद द सरफेस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। चैप्टर नंबर 2 साउंड। कल आप लोगों का मॉक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? प्रिपेयर करके आइएगा। कल आप लोगों को टेस्ट पेपर्स जो चेक हैं वो भी मिल जाएंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को या तो जो सॉल्व पेपर है वो भेज दूंगा, या फिर मैं आपको खुद 15-20 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे कि किस किस जगह पे मार्क क्यों डिडक्ट हुआ है, ठीक है? साउंड बेटा इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड ट्रांसवर्स की एग्जांपल है या लॉन्गिट्यूडिनल की? लॉन्गिट्यूडिनल की। इसके अलावा साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मतलब साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। जो भी साउंड जनरेटिंग सोर्सेज होंगी उनमें कोई वाइब्रेटिंग एलिमेंट जरूरी होगा। जैसे ड्रम में ड्रम की स्किन, गिटार में गिटार का स्ट्रिंग, या आपकी वोकल कॉर्ड्स जब आप बोलते हैं वाइब्रेट कर रही होती हैं। हर वाइब्रेटिंग एलिमेंट जहां पर भी होगा वहीं से साउंड जनरेट हो सकती है। अगर सोर्स में वाइब्रेटिंग एलिमेंट नहीं है तो साउंड जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब है साउंड का मतलब ही वाइब्रेशन है, ठीक है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों है? When the sound wave travels, it makes the particle of the medium vibrate parallel to its direction. जब sound wave travel करती है तो air molecules को vibrate करती है या नहीं? किस direction में? Parallel to its motion. That is why we call sound wave longitudinal wave. क्योंकि अगर vibration 90 डिग्री होती to the wave motion तो हम उसको transverse कहते हैं। लेकिन जब sound wave travel करती है तो air के molecules को अपने ही movement के parallel vibrate कराती है। तो इसलिए हम कहते हैं sound is a लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो उसमें कंप्रेशन भी होंगे और रेयरफैक्शन भी होंगे। कंप्रेशन का मतलब जहां पर पार्टिकल्स करीब करीब हो और प्रेशर ज्यादा हो। रेयरफैक्शन का मतलब जहां पार्टिकल्स दूर हो और प्रेशर लो हो। जनरेशन ऑफ साउंड बाय लाउड स्पीकर। अभी हमने बात की थी कि कोई भी अगर सोर्स साउंड जनरेट कर रही है तो उसमें कोई वाइब्रेटिंग एलिमेंट जरूरी होगा। तो लाउड स्पीकर में लाउड स्पीकर की कौन वाइब्रेट कर रही होती है? जब लाउड स्पीकर साउंड जनरेट करता है तो आपने देखा होगा कि कौन उसकी वाइब्रेट कर रही होती है। लाउड स्पीकर को जब आप करंट देते हैं तो कौन वाइब्रेट करती है? इन एंड आउट। जब कौन बाहर वाइब्रेट करेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करेगी, विच मींस एयर मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, विच मींस के कंप्रेशन क्रिएट होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब कौन इनवर्ड्स मूव होती है तो उस जगह पर वैक्यूम या कह सकते हैं स्पेस क्रिएट हो जाती है। एयर मॉलिक्यूल्स उस जगह पर या तो नहीं होते या आप कह सकते हैं कि कम होते हैं, विच मींस वहां क्या क्रिएट हो जाता है? रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो जैसे जैसे साउंड वेव कौन वाइब्रेट करती जाती है तो कंप्रेशन बनता जाता है या रेयरफैक्शन बनता जाता है, विच मींस हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट होते जाते हैं। और जब यही हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर आपके एयर ड्रम को स्ट्राइक करती है तो एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, और इस सेंसेशन को आपका ब्रेन एज अ साउंड ऑब्जर्व करता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? लाउड स्पीकर साउंड जनरेट करता है क्योंकि उसमें कौन वाइब्रेट करती है? जब बाहर वाइब्रेट करेगी कंप्रेशन, जब इन वाइब्रेट करेगी रेयरफैक्शन, और इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। आपका ईयर ड्रम इन प्रेशर डिफरेंसेस को एज साउंड प्रोसेस करता है। इज दिस क्लियर?
एसी सप्लाई लिखें या ना लिखें इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ये नहीं बताना कि वो वाइब्रेट क्यों करती है, हमने ये बताना है कि उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। हम सिर्फ लिख रहे हैं कि इट हैज व्हेन द करंट इज सप्लाइड टू द लाउड स्पीकर, वी आर नॉट कंसर्न्ड वेदर द करंट वाज डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। इफ यू आर राइटिंग अबाउट द डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, यू आर एक्चुअली highlighting the understanding that were given in electromagnetism, which is actually the part of electromagnetism. If the question is related to sound, you should not write the direction, for example, or talk about the magnitude. It is not required. You will not be assessed for that. Now, जब भी आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होंगे, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जब भी साउंड जनरेटिंग सोर्स है तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। क्या आप तमाम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। वी कैन जस्ट detect a sound of frequency in between the range of 20 to 20,000 hertz. 20 से below आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, 20,000 से above आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। 20 से below को आप कहते हैं इंफ्रासाउंड, वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते। 20,000 हर्ट्ज से above जो साउंड होती है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, वो भी आप नहीं सुन सकते। तो जो आप सुन सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो साउंड प्रोसेस कर सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड है। ना उससे कम आप सुन सकेंगे, ना आप इससे ज्यादा सुन सकेंगे। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर, व्हिच मींस कि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, हमेशा ट्रेवल करेगी या तो सॉलिड में, या तो लिक्विड में, या गैस में। और इसको आपने एविडेंस के थ्रू प्रूव करना है। एविडेंस के लिए आप लिख रहे होंगे बेल जार एक्सपेरिमेंट, और इसकी डायग्राम इसकी भी बनाने के लिए आ सकती है। बेल जार एक्सपेरिमेंट में अगर आप लेबलिंग पढ़ते हैं तो एक ग्लास जार है और ग्लास जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल के कनेक्शंस हैं टू द बैटरी। इसके अलावा यहाँ पर एक होल हुआ है जिसके कनेक्शंस हैं टू वैक्यूम पंप। इनिशियली वैक्यूम पंप ऑफ है और आपने इलेक्ट्रिक बेल को ऑन कर दिया। जब इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल साउंड जनरेट करेगी और आपको आवाज आ भी रही होगी क्योंकि ग्लास जार के अंदर एयर अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो वैक्यूम पंप का काम है कि वो इस ग्लास जार से एयर को पंप आउट करे, रिमूव करे। जैसे जैसे वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करता जाएगा, आपको क्या फील होगा कि वो जो साउंड पहले आपको मिल रही थी उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली या उसकी लाउडनेस ग्रेजुअली कम से कम होती जा रही है। और एक वक्त आएगा कि आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही होगी, ऑल्दो यू वुड बी एबल टू सी द इलेक्ट्रिक बेल वर्किंग प्रॉपर्ली, व्हिच मींस के इलेक्ट्रिक बेल नजर तो आ रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। नजर इसलिए आ रही है क्योंकि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक बेल नजर आ रही है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक बेल साउंड जनरेट कर रही है वो आपके कानों तक इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। और इसी की एग्जांपल है कि जो सन पर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसकी आवाज हमें अर्थ तक नहीं आती लेकिन हमें सन नजर आता है। सन नजर क्यों आता है? क्योंकि हम विजिबल लाइट के थ्रू सन को देखते हैं, व्हिच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन से साउंड जनरेट हो रही है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है टू ट्रेवल टू द अर्थ, और वो नहीं है इन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सवाल ये आ सकता है कि आपको रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल नजर क्यों आ रही है, सुनाई क्यों नहीं दे रही है उसकी आवाज? तो आप कह सकते हैं वी आर एबल टू सी द बेल बिकॉज ऑफ द लाइट, बट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम। लेकिन हम साउंड सुनने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। लेकिन क्योंकि ग्लास जार को आपने इवैक्यूएट कर दिया, जब उसमें कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करेगा? दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड। जैसे आप वैक्यूम पंप को ऑफ करेंगे और एयर को दोबारा अलाउ करेंगे, आप देखेंगे कि वही साउंड जो आपको पहले खत्म हो गई थी, नहीं आ रही थी, वो अब दोबारा से उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई। स्पंज इसलिए लगाया है कि आपको पता है कि अगर आपका मोबाइल फॉर एग्जांपल सोफा पे पड़ा है और वाइब्रेट हो रहा है तो वो साउंड आपको नहीं सुनाई देती। लेकिन वही वाइब्रेटिंग मोबाइल अगर आपने टेबल पर रख दिया तो वो आवाज आपको आ रही होती है। तो जो रिजिड या हार्ड सरफेस होती है वो साउंड जनरेट करती है विद वाइब्रेशन, लेकिन जो सॉफ्ट सरफेसेस होती हैं वो साउंड को या वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्पंज पैड इसलिए लगाया है ताकि जो इलेक्ट्रिक बेल की वाइब्रेशंस की वजह से विद द सरफेस जो साउंड प्रोड्यूस हो सकती थी हम उसको भी एलिमिनेट कर दें। इज दिस क्लियर? तो ये पूरा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर जो बात डिस्कस की है कि जैसे ही आप वैक्यूम पंप ऑन करेंगे आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड ग्रेजुअली खत्म हो जाएगी, और जब आप वैक्यूम पंप ऑफ करेंगे तो दोबारा से आपको साउंड सुनाई देगी। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, 5 चीजें चाहिए हमको मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के लिए। सबसे पहले अ लार्ज ओपन फील्ड, एक खुला सा मैदान चाहिए जहां पर एको ना हो, टकरा कर आवाज ना आए। तो ओपन फील्ड का मतलब यह है कि जहां पर बिल्डिंग्स ना हो ताकि एको ना हो। साउंड सोर्स चाहिए, कुछ भी हो सकती है, लेट्स से एक स्टार्टिंग पिस्टल, फ्लेयर गन हो सकती है, ठीक है।
तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, साउंड सोर्स आपकी मर्जी, चाहे आप इलेक्ट्रिक बेल लिखें, कुछ भी लिखें। स्टॉप वॉच चाहिए आपको, इसके अलावा मेजरिंग टेप चाहिए, इसके अलावा एक दोस्त चाहिए जो आपको इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिंगल पर्सन एक्सपेरिमेंट नहीं है, 2 लोग रिक्वायर्ड हैं इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर, फाइंड अ लार्ज एम्प्टी एरिया सच एज फील्ड और कोर्ट, कोई ऐसी जगह जहां पर आप के पास एको ना हो, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने उधर 2 स्पॉट्स सेलेक्ट करने हैं, जिसमें एक जगह का नाम रख देंगे आप ए और एक जगह का नाम आप रख देंगे बी, ठीक है। इन बिटवीन द 2 स्पॉट्स यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस। अच्छा, ये दोनों स्पॉट्स जितना दूर हो उतना अच्छा है, लेकिन इतना दूर कि आप एक दूसरे को देख सकें। देन आपने जो साउंड सोर्स है, जिसके पास भी दोनों दोस्तों में से, उसने साउंड सोर्स को ऐसे रखना है कि दूसरा जो पर्सन है उसका विजिबिलिटी आसान हो, ठीक है। फिर जो जिस एक बंदे के हाथ में साउंड सोर्स है और एक बंदे के हाथ में स्टॉप वॉच है, तो जिस बंदे के हाथ में स्टॉप वॉच होगी वो सिग्नल करेगा अपने दोस्त को कि साउंड जनरेट करो व्हेन ही इज रेडी। तो जैसे ही साउंड जनरेट होगी तो आपको पहले साउंड सुनाई देगी या पहले लाइट नजर आएगी? तो जैसे ही आपको लाइट नजर आए तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है और साउंड सुनते ही आप स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप मेजर कर चुके हैं, टाइम आपने अभी मेजर कर लिया, तो अगर आप डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं बाय द टाइम, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं कि एक्यूरेट हो, तो आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं बाय चेंजिंग सम वेरिएबल्स, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो रहा हो। यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, साउंड सोर्स चेंज कर सकते हैं, पर्सन चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, और तमाम रिजल्ट्स का फिर फाइनली आप एवरेज ले लें और तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। साउंड तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, मतलब एयर में। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की होती है सॉलिड में, और वो तकरीबन होती है 5000 से 6000 मीटर्स पर सेकंड। लिक्विड में उसकी स्पीड होती है तकरीबन 1500 मीटर्स पर सेकंड, और गैस में मतलब एयर में इसकी स्पीड होती है 300 से लेकर 350 मीटर्स पर सेकंड इन बिटवीन। इज दिस क्लियर? साउंड की स्पीड बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है। इसके अलावा साउंड की स्पीड बढ़ती है डेंसिटी बढ़ने से। इसीलिए देखें आप, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो वाइब्रेशंस क्विकर, जल्दी ट्रेवल करेंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था चैप्टर 1। एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 ड्रम्स हैं, एक छोटा ड्रम और एक बड़ा ड्रम, जब आप दोनों ड्रम्स को हिट करेंगे तो जो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी वो बड़े ड्रम से होगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, मोर एम्पलीट्यूड मींस मोर लाउडनेस। इसके अलावा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं जैसे एक पतली आवाज और एक भारी आवाज। जैसे अम्मी की आवाज की पिच ज्यादा होती है और अब्बू की आवाज की पिच कम होती है। लाउड, ये ग्रेव साउंड जो होती है, मैनली वॉइस, लो पिच वॉइस कहते हैं। इसके अलावा जो वुमेन वॉइस होती है वो पतली आवाज होती है, श्रिल साउंड होती है, ठीक है। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा पिच। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। क्वालिटी और टिम्बर, बेटा बातें नहीं करें। ये 3 साउंड्स आपके पास गिवन है, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए तीनों का लाउडनेस सेम है। तीनों की फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम सेम है। आप देख लें 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा, 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा वेव्स यहां पर भी बन रही हैं। इसी तरह से यहां से काउंट करें, यहां तक 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा। इसका मतलब है तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, विच मींस पिच सेम है। तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब है लाउडनेस सेम है। लेकिन फिर भी तीनों साउंड्स अगर डिफरेंट आपके कानों को फील होती हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। अगर साउंड्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड की हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है उसका, तो इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड। इज दिस क्लियर? एको किसे कहते हैं? रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम हार्ड सरफेस इज कॉल्ड एको। अगर आप सेम आवाज रिपीटेडली सुन रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हार्ड सरफेस, उसको कहते हैं एको। एक खाली कमरे में आपने फील किया होगा एको, क्योंकि वहां पर अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्स होंगी विच इज हार्ड सरफेस, साउंड को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। जैसे जैसे वहां पर क्या कहते हैं, आप प्लेस करते जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो फिर एक तो साउंड डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट कर रही होती है, प्लस जितना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगा, जैसे आपने देखा होगा स्टूडियोज में वॉल के ऊपर कारपेटिंग हुई भी होती है ताकि साउंड वहां पर रिफ्लेक्ट ना हो। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं? ये वो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से
ज्यादा है और हम इन साउंड्स को नहीं सुन सकते। सो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स, और आपका ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इन साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अल्ट्रासाउंड के यूजेस में सबसे पहला यूज है शिप यूजिंग सोनार। इसके थ्रू आप शिप्स मेजर करती हैं सी डेप्थ, मतलब कि शिप से लेकर समंदर का जो फ्लोर है, सी फ्लोर, वो कितना दूर है इसको मेजर किया जाता है। कैसे? एक शिप है और वो साउंड जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल साउंड जनरेट हुई और 3 सेकंड के बाद वो साउंड रिसीव हो गई। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सी बेड वो वापस आकर रिसीवर पर शिप ने रिसीव कर लिया उसको। तो साउंड ने कितना टाइम लिया? 3 सेकंड। 3 सेकंड में साउंड गई भी है और आई भी है। साउंड की स्पीड लिक्विड में कितनी है? बेटा शावेज बातें करनी, बाहर चले जाए। साउंड की स्पीड लिक्विड में कितनी है? 1500 मीटर्स पर सेकंड है साउंड की स्पीड। कहां पर? 1500 मीटर्स पर सेकंड साउंड की स्पीड है। कहां पर? लिक्विड में। तो अगर 3 सेकंड साउंड ने लिए हैं तो साउंड ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1500 इंटू 3 कितना हो गया? 4500 मीटर साउंड ने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि समंदर का जो फ्लोर है, सी फ्लोर, वो कितना दूर है, तो आप कहेंगे 2250 मीटर्स। क्यों? क्योंकि साउंड ने जाने से लेकर आने तक 4500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब है जो सी फ्लोर है वो इस डिस्टेंस का आधा है, इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर आप सी डेप्थ को मेजर कर रहे हैं, सी फ्लोर की डेप्थ को मेजर कर रहे हैं, तो आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि जो टाइम आपको दिया हुआ था वो जाने से आने तक का टाइम था। प्रीनेटल स्कैनिंग में हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड्स को। अगर एक अनबॉर्न बेबी है, उसकी हेल्थ, जेंडर और उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए वी ट्रांसमिट अल्ट्रासाउंड वेव्स थ्रू द एब्डोमेन ऑफ द मदर। होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स सॉफ्ट टिश्यूज से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हार्ड टिश्यूज जैसे बोन से रिफ्लेक्ट होंगी। तो आपको एक इमेज मिल जाएगा CRO पर जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में अनबॉर्न बेबीज के बनते हैं। वो इसी के थ्रू बनते हैं कि रिफ्लेक्टेड साउंड डिटेक्ट हो जाती है, और जो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती वो कौन से एरियाज होते हैं? वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि मसल्स हो गए, वहां पर साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बोन से रिफ्लेक्ट करेगी, जिसके थ्रू आपको इमेज मिलता है। वो एक्चुअली इमेज उस जगह से होता है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट करके आ रही होती है। सेम स्कैन बनता है एक्सरे का। अगर आप अपने हाथ का एक्सरे करवा रहे हैं तो आपको बोन्स नजर आती हैं, फ्लैश नजर नहीं आता, क्योंकि एक्सरे फ्लैश से मतलब गोश्त से पास हो जाती है लेकिन बोन से पास नहीं होती। तो आपको एक शेडो टाइप का इमेज मिलता है जिससे आपको बोन्स नजर आ जाती हैं, और उससे आप डायग्नोज करते हैं कि वेदर किसी बोन में कोई क्रैक तो नहीं है। ठीक है। क्लीनिंग में हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड्स को, क्योंकि अल्ट्रासाउंड्स का मतलब है वाइब्रेशंस। ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स को अगर किसी जगह ब्लॉकेज है, वहां पर अगर आप ट्रांसमिट करते हैं तो अल्ट्रासाउंड वेव उस ब्लॉकेज को वाइब्रेट कराएगी, विच मींस वहां पर गैप्स क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अगर हम हाई प्रेशर फ्लूइड साथ साथ ट्रांसमिट करेंगे तो ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सकता है। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड वेव्स को ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स हैं, यूज किया जाता है कि अगर आप ज्वेलरी में अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसमिट करेंगे तो वो जो कॉर्नर्स होंगे जहां पर डस्ट पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं, वो वाइब्रेट करके उनको उनकी जगह से रिमूव कर सकती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए भी यूज करते हैं मेडिकल साइंसेज में, ताकि आप उनको ट्रीट ना करें और वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव हो जाए। इज दिस क्लियर? ये तमाम चीजें जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ी इस वक्त, ये चैप्टर 2 की अंडरस्टैंडिंग थी। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया वेव्स का। कल आप लोगों का मॉक होगा। जिन लोगों का तैयारी नहीं है अगर कुछ बच्चों की, तो वो मॉक नहीं देंगे, मैं उनको काम असाइन करूंगा। वो कुछ बच्चे होंगे, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जिनको बोला है उनको मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो बाकी सब लोगों का मतलब 98% ऑफ द क्लास उनका मॉक ही है कल। आप लोग तैयार होकर आएंगे मॉक के लिए। ठीक है। और जो आप लोगों का जो पेपर है जो इससे पहले हुआ है वो आपको कल ही दे दूंगा। उसकी मैं एक सॉल्व पेपर भी आप लोगों को दे दूंगा, प्लस जिन लोगों का मसला होगा वो हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो कल आप लोग, वो मैंने बता दिया जिन लोगों ने नहीं देना है, बाकी सबने देना है। यस, सबका मॉक है, आप सबका। ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मॉक नहीं देगा। जिनका नहीं है वो मैं खुद बताऊंगा उनको किस किस का नहीं है। T2 का मॉक है आप लोगों का कल। ओके। कल आप लोगों का 4 बजे से शुरू हो जाएगा मॉक, 4 to 6।